गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स टाइम से मिलते रहें। तो आज हम बात करेंगे क्लास स्नातक उपाधि कार्यक्रम BSOG के असाइनमेंट नंबर 105 की, जो कि जनवरी 2025 के सेशन के लिए है, जिसकी की जमा करवाने की जो अंतिम तिथि है वो इग्नू ने 31 अक्टूबर 2025 रखी है। तो आज हम बात करेंगे इसके सभी क्वेश्चंस की। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 10 है। जो पहले दो क्वेश्चन हैं वो 20 मार्क्स के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, पूर्णतावादी के मुख्य लक्षणों की चर्चा कीजिए। भाग 2 में टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें खंडीय समाजों के मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए, 10 नंबर के हैं। और अभिजनों और जनता के बीच अंतर बताइए, ये भी 10 नंबर का है। शासन से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए, 10 नंबर का है। इसके बाद अगर हम बात करें भाग नंबर 3 की, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताइए। उसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण की बारे में बताइए, राज्य सरकार एंड प्राधिकार। आइए हम इसके आंसर्स पे चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो प्रश्न नंबर 1 है वो राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच एक अंतर विषय क्षेत्र है। तो इसके क्षेत्र का हमने वर्णन किया हुआ है। राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन कुछ इस प्रकार है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जो हमने हाईलाइट बोल्ड किए हुए हैं, जैसे कि सत्ता और शासन है, सामाजिक आंदोलन है, राजनीतिक दल है, उनकी विचारधाराएं हैं, राजनीतिक संस्कृति और व्यवहार है, राजनीतिक परिवर्तन और क्रांति है, राष्ट्रवाद और राज्य निर्माण है, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद हम सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, ऐतिहासिक विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण की बात करते हैं। विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और समाजों की तुलना करने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो एक पूर्ण सत्तावादी की व्यवस्था के मुख्य लक्षण के बारे में बताता है। इसके कुछ मुख्य लक्षण है, जैसे कि सत्ता का केंद्रीकरण, नागरिकों की भागीदारी की कमी, सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं, और सांस्कृतिक एकरूपता, कठोर नियम और दमन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, प्रचार और सेंसरशिप, सैन्यीकरण, वैचारिक प्रभुत्व, नेतृत्व का महिमा मंडन। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो उसमें खंडीय समाजों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया हुआ है कि कैसे खंडीय समाजों के कुछ मुख्य गुण बताए गए हैं। खंडीय विभाजन क्या है, पारिवारिक संबंध क्या है, केंद्रीकृत सत्ता का अभाव, समानता, सहयोग, स्थिरता, लचीलापन, सामुदायिक भावना, पारंपरिकता, स्थानीयता। और इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो खत्म होता है। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो अभिजन और जनता के बीच मुख्य अंतर के बारे में बताता है कि अभिजन का क्या मतलब है, जनता क्या है, इनके ऊपर किस चीज़ का असर प्रभाव पड़ता है, शक्ति और प्रभाव, इसमें मुख्य अंतर जो दिए हुए हैं दोनों में वो क्या क्या है। तो दोनों में जो मुख्य अंतर है वो शक्ति और प्रभाव को लेकर है, संसाधन को लेकर है, निर्णय लेने की भूमिका को लेकर है, जीवन शैली को लेकर है, जागरूकता को लेकर है। और इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो वो शासन का मतलब के बारे में बात करता है कि शासन का मतलब क्या है। इसके बाद इससे हम विस्तार में बताते हैं तो ये विभिन्न सत्रों पर लागू होता है। शासन जो है वो विभिन्न सत्रों पर लागू होता है, जैसे सरकारी शासन, कॉरपोरेट शासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन, निर्णय लेना, जवाबदेही, पारदर्शिता, भागीदारी, कानून का शासन और प्रभावी और कुशल। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 की, तो ये राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताता है कि राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं। तो जो राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य पहलू है उसमें सबसे पहले है कि सरकार के अंग, फिर राजनीतिक दल, फिर संविधान, चुनाव प्रणाली, स्थानीय सरकार, राजनीतिक संस्कृति और भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताता है पूरा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो अधिनायकवादी शासन है वो कुछ राजनीतिक व्यवस्था हमें यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि अधिनायकवादी शासन। उसके बाद तानाशाही, राजतंत्र, लोकतंत्र, राजनीतिक व्यवस्था का महत्व क्या है। और प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो उसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसके कुछ अर्थ हैं, जैसे कि एकता, सद्भाव, समानता आदि। और सांस्कृतिक आदान प्रदान, साझा पहचान, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, शिक्षा। और हम कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। तो उसमें है सबसे पहले शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, समान अवसर,
और कानून और व्यवस्था को ठीक किया जाए, मीडिया की भूमिका। और इसी तरह से हमारा प्रश्न नंबर 8 है, राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा हमने यहाँ पे दिखाई हुई है। दूसरी हम बात करते हैं कि राज्य जो होता है उसके 4 तत्व होते हैं। जो सबसे पहला तत्व होता है वो जनसंख्या, जनसंख्या के लिए भूभाग, भूभाग पर एक सरकार, और जो सरकार है वो स्वायत्त रहे, माने संप्रभु सरकार हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो सरकार का इसमें सरकार की व्याख्या करनी है, सरकार क्या है। उसके बाद अगर सरकार एक जो ऐसी संस्था है जो कानून बनाती है, जैसे इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। तो कानून बनाती है विधायिका, कानून को लागू करती है कार्यपालिका, कानूनों की व्याख्या करती है न्यायपालिका, जैसे अदालतें कानूनों की व्याख्या करती है और सुनिश्चित करती है कि उनका सही ढंग से पालन किया जाए। सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है, कानून व्यवस्थाएं बनाए रखती है। ये सब सरकार के कार्य है और सरकार का रूप है। प्रश्न नंबर अगर 10 की बात करें तो वो है प्राधिकार, यानी कि अथॉरिटी। का अर्थ है कि किसी व्यक्ति, समूह, संगठन को निर्णय लेने के और कार्य करने की शक्ति का अधिकार। तो विस्तार से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर प्राधिकार की कुछ परिभाषाएं और दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला है कानूनी प्राधिकार, फिर उसके बाद है सामाजिक प्राधिकार, उसके बाद अगर हम बात करें तो नैतिक प्राधिकार है, फिर प्रबंधन में प्राधिकार है, फिर प्राधिकार का स्रोत क्या है, फिर प्राधिकार का उपयोग क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको जानकारी प्राप्त हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो एंड अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। थैंक यू।